हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और मज़े कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। मेरा नाम शिव जायसवाल और आप देख रहे हैं जीडी हायर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। और आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स का टॉपिक। और वो वीडियो होगा कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं क्लास 9 और 10 के बेसिस पे। और वह टॉपिक है इररेशनैलिटी प्रूव करना, प्रूविंग ऑफ इररेशनैलिटी पे प्रूविंग ऑफ इररेशनैलिटी। ओके, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि इररेशनल नंबर होता क्या है। ओके, तो आप जानते हैं कि जो रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर आपका दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो रैशनल नंबर को जाता है, रैशनल नंबर। और इसकी जो सेकंड कैटेगरी है वह जाता है इर्रेशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है आप पढ़े होंगे, फिर से मैं बताता हूँ आपको। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता हो। रैशनल नंबर्स कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p/q। जैसे अच्छा, यहाँ पर कंडीशन भी है कि जो p और q होते हैं ये इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं और जो डिनोमिनेटर है q ये जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम अगर p/q फॉर्म में कोई भी नंबर एक्सप्रेस हो पाता है तो उसको बोलते हैं वो रैशनल नंबर है। ओके, अगर हम इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो जो रैशनल नंबर होता है इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को दो तरीके से दिखाया जाता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, बट रिपीटिंग डेसिमल, है ना। जैसे टर्मिनेटिंग में सपोज करिए 1.34 है ना। अब देख सकते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 1.34, यानी यहाँ पे 4 आने के बाद यह डेसिमल आगे बढ़ नहीं पाया, यहीं पे एंड हो गया, यानी ये 4 पे खत्म हो गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड 4 तक चला गया। तो ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग में और रिपीटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग का वर्ड से क्लियर है, टर्मिनेट कर देना मतलब एंड कर जाना, तो ये एंड कर गया 4 के बाद, यानी डेसिमल आपका यहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद एंड नहीं होना, डिजिट का लगातार बढ़ते रहना, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, तो ऐसे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद वो लगातार कुछ ना कुछ नंबर आता जाएगा, डेसिमल के बाद लगातार कुछ ना कुछ नंबर आता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा नंबर, तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन रिपीटिंग मतलब वह नंबर जो आएगा लगातार ना वह रिपीट करेगा, एक रिपीटिंग ब्लॉक के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल 1.3 बार, मतलब 1 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 आता जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। इस वजह से ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो यह दोनों कैटेगरी आपका रैशनल नंबर को जाता है। ओके, अब देखिए इरेशनल नंबर इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें बोला जाता है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, अपोजिट, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब टर्मिनेट भी ना करे, टर्मिनेट भी ना करे, मतलब डेसिमल के बाद लगातार आता जाए और रिपीट फॉर्म में ना हो, कुछ भी रैंडम अपने मन से नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा जैसे मान के चलो जो √2 होता है, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसके स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 हो गया, रूट के अंदर 4, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा, तो बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर था इस वजह से √4 2 आंसर आया। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसके अलावा कोई नंबर हम डाल दें रूट के अंदर, तो वह आपका इरेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाता है। ऐसे परफेक्ट क्यूब के लिए भी वैलिड है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 आप जानते हैं 3 आएगा, बिकॉज 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। लेकिन अगर परफेक्ट क्यूब के अलावा कोई नंबर लिया जाए और उसको क्यूब रूट के अंदर डाल दिया जाए, जैसे क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 24, क्यूब रूट ऑफ 20, दीज ऑल आर इरेशनल नंबर्स। ओके, तो आपको समझ में आया होगा रैशनल और इरेशनल का मतलब। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन था ये था कि किस तरीके से हम प्रूव कर पाएंगे किसी इरेशनल नंबर को। मतलब अगर इरेशनल नंबर कोई है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर्स में आएंगे, तो इनको हम प्रूव करेंगे आज कि कैसे इन इरेशनल नंबर उनको शो कर सकते हैं। हाउ वी कैन सी दैट √2 इज इरेशनल नंबर। आज का टॉपिक यही है आपका।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे इरेशनैलिटी को। तो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? √2 इज इरेशनल नंबर। हमको यहाँ पे यह प्रूव करना है कि √2 क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों मेथड जो अप्लाई करेंगे हम, वह मेथड अप्लाई करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मतलब यहाँ पर √2 एक्चुअली हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर है, अभी मैंने आपको बताया। हम यहाँ पे शो करने वाले हैं कैसे ये इरेशनल नंबर है, यही बात हम यहाँ पे शो करेंगे। रैशनल नंबर तो है, वी ऑलरेडी नो दैट, बट हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पे कि √2 इरेशनल नंबर है कैसे, शो कर दिखाएंगे यहाँ पे, है ना। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे इसको। और इस मेथड का थोड़ा सा मैं आपको मतलब बता देता हूँ, मीनिंग बता देता हूँ। जैसे क्या होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में, कि जो चीज़ प्रूव करने के लिए दिया होता है हमको, हम उसके विपरीत मानते हैं, उसके अपोजिट मानते हैं चीज़ों को। जैसे यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया है कि √2 आप प्रूव करिए इरेशनल नंबर है, तो हम ये मान के चलेंगे कि √2 इरेशनल नहीं है, बल्कि क्या है, रैशनल है। हम अपोजिट मानेंगे, समझ में आया। √2 इरेशनल हम जानते हैं, प्रूफ भी हम करना है हमको, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, √2 को इरेशनल न मान के हम रैशनल मानेंगे। इरेशनल अगर हमने सपोज ही कर लिया तो फिर शो कैसे होगा, है ना। तो हम अपोजिट मानेंगे, √2 को इरेशनल नहीं रैशनल सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? √2 को रैशनल सपोज करेंगे, यानी हम गलत मान रहे हैं। हमको पता है रैशनल है, लेकिन हम गलत मान रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि √2 क्या है आपका, रैशनल है। तो करेंगे क्या, जैसे √2 को आप रैशनल बोल दोगे, तो रैशनल मैंने अभी बताया कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे √2 इज इक्वल्स टू p/q या a/b और c/d, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो कहने का मतलब ये कि हम उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो √2 इक्वल्स टू हम मान लेंगे a/b। अच्छा, एक और बात, a/b यहाँ पर जो रैशनल अपने माना ना, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि देखिए, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। जैसे हमने क्या बोला कि a/b अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कहने का मतलब ये है कि a/b में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, तभी तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। जैसे 3/6, अब 3/6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3/6 में 3 फैक्टर हो गया। हमने क्या बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 3/6 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आएगा। अब 3/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 है, यानी 1/2 को 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि √2 को हम कैसे इरेशनल नंबर शो कर रहे हैं। लेट √2 इज रैशनल नंबर। हम मान ले रहे हैं √2 क्या है आपका, रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 को हम a/b लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल फॉर्म में आप दिखा सकते हो। अच्छा, और एक बात, a/b इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। a/b जो है आपका वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या मतलब इसका, अभी मैंने आपको बताया, यानी a and b हैव नो कॉमन फैक्टर other than 1 a and b have no common factor other than 1, यानी 1 के अलावा a और b को कोई काट नहीं सकता, कोई डिवाइड नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है। तो जैसे ही आपने बोल दिया a and b इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं कि a and b आर कोप्राइम्स में भी यही बात होती है कि अगर आप कोप्राइम बोल रहे हैं, यानी उन दोनों पेयर में a और b को अगर आपने कोप्राइम बोला, तो a और b को 1 के अलावा कोई काट नहीं सकता, यानी 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। तो दोनों बात आप बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे करते हैं। जैसे आपने √2 के a/b माना और a/b इन सिंपलेस्ट फॉर्म और a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो हम करेंगे क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1, √2 इक्वल्स टू a/b इज इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे क्या, हम इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। अब ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में स्क्वायरिंग करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायरिंग और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायरिंग। तो लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर
1। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे आप तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और a अपान बी का स्क्वायर a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं तो ये हो सकता है a स्क्वायर अपान 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपान 2। अच्छा, एक और बात, जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, ये एक थ्योरम है, ये क्या है थ्योरम है, थ्योरम सुनिएगा ध्यान से। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसको कोई एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है और अगर वह पॉजिटिव इंटीजर अपने स्क्वायर फॉर्म में है तो कन्फर्म है कि जिसका स्क्वायर था वह नंबर, पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर था उस नंबर को भी वह प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। सपोज करो ए स्क्वायर है जिसको कोई प्राइम नंबर 2 भी होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 एक प्राइम नंबर जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो कन्फर्म है, ये थ्योरम कहता है कि ए को भी 2 डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो 4 है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है ना। अब 4 को हम अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो 2 स्क्वायर बाई 2, यानी 2 स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये इंप्लाई करेगा 2 को भी 2 डिवाइड कर देगा 1 बार में। समझ में आया? मतलब अगर ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो कन्फर्म है ए को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 को कोई प्राइम नंबर जैसे 2 डिवाइड कर रहा है तो 4 है किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कन्फर्म है 2 को भी 2 डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। अब ये चीज यहाँ पर अप्लाई हुई है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये तो कोसेंट है, मतलब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 प्राइम नंबर है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कितनी बार में कर रहा है बी स्क्वायर बार में, कोसेंट है। तो हम करेंगे क्या, बी स्क्वायर के लिए थोड़ी बी स्क्वायर की जगह थोड़ी देर के लिए हम क्या ले लेते हैं सी। जैसे ये कोई ना कोई इंटीजर आएगा, अगर कोई इंटीजर को 2 डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने में भी तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, तो थोड़ी देर के लिए बी स्क्वायर को मान लेते हैं सी और इस तरीके से हम लिख देते हैं ए स्क्वायर अपान 2। तो ये क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर को अगर करता है तो ए को भी करेगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बाई 2 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2c इक्वल टू ए आ जाएगा। 2c इक्वल टू क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर, इसको बोल दीजिए 2 और इसको बोल दीजिए 3। यहाँ तक क्लियर है? यानी ए इज इक्वल टू 2c हम लिख सकते हैं। c क्या है, c कोई एक इंटीजर है, आप लिख सकते हैं c इक्वल टू सम इंटीजर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आपका a का वैल्यू आया 2c इक्वेशन नंबर 3 में, इस वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, आसानी से कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह 2c रखेंगे तो 2c का स्क्वायर अपान b का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से दोनों तरफ, तो हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यानी इसको हम अगर 2 को नीचे लाएं b स्क्वायर के तो b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वही बात अगर b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर, यहाँ पे देखिए जैसे a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा था तो a को भी करेगा, ऐसे अगर b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो b को भी कन्फर्म है डिवाइड करेगा 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, और c स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए d मान दीजिए, क्योंकि अभी तो डिवाइड करने में कोई ना कोई नंबर आ रहा है, तो हम d को भी मान लीजिए कोई इंटीजर जो कि c स्क्वायर की जगह ही लिखेंगे। तो b इज इक्वल टू 2d हो जाएगा, जहाँ पे d क्या है सम इंटीजर और बराबर किसके है ये c स्क्वायर के, तो b बराबर 2d आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है a बराबर 2c, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए आप। अब देखिए ध्यान से, a बराबर 2c, b बराबर 2d, a बराबर 2c और b बराबर क्या है आपका 2d आया। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगर a बराबर 2c है, b बराबर 2d है, तो a और b में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। कहने का मतलब ये है a और b में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, यानी a और b दोनों नंबर को 2 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने यहाँ पे बोला है कि a अपान बी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी a और b के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं,
तो 2 आया कहाँ से, यानी गलत आ गया ना, है कि नहीं। अगर 1 कॉमन फैक्टर है, ए और बी को खाली 1 डिवाइड कर सकता है, तो 2 तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। देखिए ए बराबर 2c, बी बराबर 2d, यानी ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है सी बार में, और बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है डी बार में, यानी ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 आ गया यहाँ पे, जो कि आना नहीं चाहिए था। ये क्यों आया, ये क्यों आया, क्योंकि आपने गलत अज्यूम किया था, जानते हुए भी आपने गलत अज्यूम किया था, यानी गलत अज्यूमिंग से गलत नतीजा, है ना। होता है ना कभी कभी फैमिली में हम अपने मन से कोई काम करने लगते हैं, गार्जियन मना करते हैं, फिर हम गलत रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो फिर हमको उनकी बात याद आती है कि हम उनकी बात माने होते हैं, सही वो जो बोल रहे थे, तो हम इस रिजल्ट पे, इस नतीजे पे नहीं पहुंचे होते, तो वापस हम उनकी बात को मान लेते हैं जब हम फेलियर का सामना करते हैं अपने मन का करके। वैसे यहाँ पर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में भी होता है, हमने गलत अज्यूम किया, इस वजह से नतीजा गलत आया, तो वापस हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पहले तो ये बात लिख देते हैं, हियर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2 also, which contradicts the fact A and B are co-prime. A and B are co-prime, यानी जो कंट्राडिक्ट करता है, विरोध करता है कि ए और बी आप को-प्राइम जो माने हो, उसके अपोजिट रिजल्ट आया ना। आपने बोला ए और बी को-प्राइम है, लेकिन उसके अपोजिट रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। यह क्यों हुआ, इट इज अराइज्ड बिकॉज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यह क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमारा अजम्पशन जो हमने माना था वही गलत था। हमने क्या माना था, √2 इज रैशनल नंबर, तो अब सही क्या हो जाएगा, √2 इज इरेशनल नंबर। सो यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान और लॉजिकल क्वेश्चन था, और आप देख सकते हैं। सो थैंक यू।